सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य को अशोक ने उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचाया था, ऐसा आप जानते हैं। परंतु अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य संकटों से चारों तरफ से घिर गया और जल्द ही इस शक्तिशाली और महान साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक के उत्तराधिकारी 50 वर्ष तक भी अपने साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख पाए। 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी तथा शुंग वंश की स्थापना कर मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। विद्यार्थियों, मौर्य साम्राज्य का पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। उसके पतन के लिए अनेक कारण और परिस्थितियां उत्तरदायी थी। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि अशोक की मृत्यु के बाद आधी शताब्दी के दौरान ही मौर्य साम्राज्य का विघटन और पतन हो गया। और ये एक स्वाभाविक नियम है प्रकृति का कि हर स्थापित राजवंश का पतन अवश्य होता है। राजवंशों का उत्थान और पतन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का अंग है। पुराने राजवंश खत्म होते हैं और उसी धरा पर नए राजवंश उदित हो जाते हैं। लेकिन भारतीय इतिहास में विशालतम साम्राज्य जो था मौर्य साम्राज्य का अंत अपेक्षाकृत बहुत तेजी से और लगभग नाटकीय घटनाक्रम से हुआ। अशोक की मृत्यु के 30 वर्ष के अंदर ही यूनानी सेनाएं हिंदुकुश पर्वत को पार करने लगी थी। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अब वह शक्ति कहाँ चली गई जिसने सिकंदर के प्रतिनिधियों को खदेड़ दिया था और सेल्यूकस की फौजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अशोक के उत्तराधिकारियों के काल में एक के बाद एक प्रांत अलग होने लगे और एक समय ऐसा आ गया कि पाटलिपुत्र राजगृह के गर्वीले सम्राट कलिंग और आंध्र के सामने भी घुटने टेकने लगे। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जो उत्तरदायी कारण थे उनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से जो है परिभाषित किया है। तो सबसे पहले जो हम कारणों की बात करेंगे, जो मुख्य कारण थे पतन के कारण या कॉजेज ऑफ डाउनफॉल, तो वो क्या थे। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना। मौर्यों के पतन के लिए उत्तरदायी ये सबसे प्रमुख कारण था कि अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल थे। राजतंत्रीय शासन प्रणाली की सफलता और असफलता विद्यार्थियों उसके शासक की योग्यता अथवा अयोग्यता पर निर्भर करती है। अगर उत्तराधिकारी या राजा जो है राजतंत्र में योग्य है तो प्रशासन सफलतापूर्वक चलाएगा और राज्य का अस्तित्व बरकरार रहेगा। लेकिन अगर राजा ही अयोग्य है तो उस राज्य का लंबे समय तक टिके रहना संभव नहीं है। इसीलिए अशोक के उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने पर उनका पतन स्वाभाविक ही था। इसीलिए डॉक्टर राधाकुमुद मुखर्जी कहते हैं कि सत्य यह है कि साम्राज्य अपने विधान की दुर्बलताओं के फलस्वरूप ही नष्ट हुआ। शासक अपने व्यक्तिगत गुण विरासत में अपने उत्तराधिकारियों को नहीं दे सकता। अशोक के बाद सिंहासन पर बहुत छोटे स्तर के व्यक्ति आए जो उसके महान व्यक्तित्व की संयोजक शक्ति के हट जाने पर इतने विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधकर नहीं रख सके। इसीलिए रोमिला थापर भी कहती हैं कि अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारियों को मौर्यों के पतन का प्रमुख कारण माना जा सकता है। वहीं प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री का कहना है कि जब कोई राजवंश अपना साम्राज्य स्थापित करता है तो उसकी स्थिरता और उसकी जो है निरंतरता के लिए वंश में सुयोग्य शासकों की अपेक्षा होती है। स्पष्ट है कि अशोक के पुत्रों में इतनी योग्यता नहीं थी कि उसके विशाल साम्राज्य को वे सुसंगठित रख सकते। और विघटन का जो खतरा स्वयं उसके राज्याभिषेक के समय यानी अशोक के राज्यारोहण के समय मंडरा रहा था, उसकी मृत्यु के बाद सत्य हो गया और उसका साम्राज्य जो है विभक्त हो गया। तो ये कारण सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है अत्यधिक केंद्रीभूत शासन का होना। डॉक्टर रोमिला थापड़ के अनुसार मौर्य शासन इतना अधिक केंद्रीभूत था कि एक योग्य शासक ही अपने व अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उसका उपयोग कर सकता था। केंद्रीभूत का मतलब है कि विद्यार्थियों शासन की सत्ता केंद्र के हाथों में होना, उसके हाथ में बंद होना और केंद्र से ही पूरे साम्राज्य के शासन तंत्र में शक्ति का प्रसारण होता था। अतः केंद्रीय शक्ति के कमजोर होते ही प्रशासन स्वतः शिथिल या कमजोर हो जाता था क्योंकि उसमें कोई आंतरिक स्थायित्व नहीं था। शासन के इस अतिवादी यानी बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण के कारण अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों की असमान गुणवत्ता की स्थिति में साम्राज्य का ढांचा बहुत तेज गति से कमजोर होता चला गया।
ऐसी स्थिति में साम्राज्य का विखंडन अपरिहार्य था, यानी जरूरी था। तो इस प्रकार सत्ता का जो है केंद्रीयकरण होना भी उनके पतन का कारण बना। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है दूरस्थ प्रांतों में दमनात्मक शासन, यानी प्रांतीय शासकों का दमनात्मक शासन। और डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण ये था कि जो मौर्य साम्राज्य की सीमावर्ती या दूरस्थ प्रांत थे, वहाँ के शासक बहुत ज़्यादा अन्यायी थे। तक्षशिला की जनता ने बिंदुसार के काल में इसी कारण विद्रोह किया था। और बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान के अनुसार जब तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार अशोक वहाँ गया तो वहाँ की जनता ने उससे निवेदन किया कि न तो हम कुमार के खिलाफ हैं और न राजा बिंदुसार के, परंतु दुष्ट अमात्य यानी मंत्री हमारा अपमान करते हैं। और दिव्यावदान में ही उल्लेख आता है कि सम्राट अशोक के काल में तक्षशिला में पुनः विद्रोह हुआ और इस बार भी उसका कारण दुष्ट अमात्यों यानी मंत्रियों का व्यवहार ही था। तो इस प्रकार हम ये कैसे मान सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के दूरस्थ प्रांत थे वहाँ के अधिकारी जो है दमनात्मक शासन कर रहे थे और मौर्य साम्राज्य के इन प्रांतों में वफादारी की कमी आ गई थी सम्राट के या साम्राज्य के खिलाफ। और इसमें कोई शक नहीं कि अशोक ने इस प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया, परंतु उसके सहायक अधिकारी ठीक नहीं थे। और ये उल्लेखनीय है कि पश्चिमोत्तर के जिन प्रांतों में बिंदुसार के समय से ही जनता दुष्ट मंत्रियों के शासन से परेशान थी, विद्यार्थियों, वह प्रांत सबसे पहले मौर्य साम्राज्य से अलग हुए। तो इस प्रकार प्रांतीय शासकों का दमनकारी शासन, अन्यायपूर्ण शासन, उनकी नीतियाँ जो है मौर्यों के पतन का कारण बनी। इसी प्रकार एक और अन्य महत्वपूर्ण कारण है नौकरशाही व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियां। यानी जो डॉक्टर थापर का मानना है कि एक सुयोग्य और सुप्रशिक्षित नौकरशाही राजनीतिक अस्थिरता या अस्थायित्व के दौर में भी प्रशासन को संगठित और गतिमान बनाए रखने में सक्षम हो सकती थी। इस संबंध में उन्होंने चीन में अधिकारियों के चयन के लिए की जाने वाली परीक्षा प्रणाली और भारत के ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा अधिकारियों के चयन के लिए ली जाने वाली नियमित परीक्षाओं की उपयोगिताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अगर मौर्यों ने भी ऐसी ही प्रणाली को अपनाया होता, यानी नौकरशाही को चुनने के लिए, कर्म अधिकारियों को चुनने के लिए कोई परीक्षा प्रणाली अपनाई होती, तो उनका प्रशासनिक ढांचा इस योग्य हो सकता था कि मौर्य साम्राज्य अधिक दिनों तक जीवित रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि नौकरशाही में बहुत सारी कमजोरियां थी। इसके अलावा एक और कारण मौर्यों के पतन का रहा कि बाह्य क्षेत्रों में भौतिक ज्ञान का प्रसार। यानी मगध साम्राज्य का विस्तार कुछ मूलभूत भौतिक श्रेष्ठताओं पर निर्भर था। मगध साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप मध्य भारत, दक्षिण तथा कलिंग में इस भौतिक ज्ञान का प्रसार होते ही गंगा घाटी जो साम्राज्य का केंद्र स्थल थी, मर्म स्थल थी, अपनी विशेष श्रेष्ठता खो बैठी। डॉक्टर रामशरण शर्मा के अनुसार लोहे के औजारों और हथियारों का बाह्य प्रांतों में नियमित प्रयोग तथा मौर्य साम्राज्य का पतन या मौर्य साम्राज्य का ह्रास और पतन साथ साथ हुआ। यानी उनके जो पड़ोसी राज्य थे उन्होंने भी इन प्राकृतिक शक्तियों का, भौतिक साधनों का उपभोग करना शुरू कर दिया था। मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति के ज्ञान के आधार पर नए राजवंशों की स्थापना और विकास हुआ। मध्य भारत में शुंग और कर्ण, कलिंग में चेदी वंश तथा दक्षिण में सातवंश का उदय हुआ। तो इस प्रकार मौर्यों के पड़ोसी राज्यों में भौतिक साधनों के विस्तार होने के साथ ही उन्होंने जो है उनसे प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया और मौका पाकर जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन होता गया वैसे ही पड़ोस में अन्य राज्यों का उत्थान होता चला गया। एक और महत्वपूर्ण कारण विद्यार्थियों मौर्यों के पतन का रहा कि मौर्य अर्थव्यवस्था पर दबाव। प्रोफेसर डी कौशाम्बी का मानना है कि उत्तरकालीन मौर्यों के समय में अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी। इसी कारण नए नए कर लगाए गए थे। इस काल के आहत या पंचमार्क सिक्कों में भी मिलावट है। प्रोफेसर DN झा भी कहते हैं कि विशाल नौकरशाही व्यवस्था, विशाल सेना के रखरखाव तथा अशोक के निःशुल्क सार्वजनिक कार्यों के फलस्वरूप शाही खजाना खाली होता जा रहा था। इन दोनों विद्वानों के मत को पुष्ट करने वाले ठोस प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, बल्कि दूसरी ओर विदेशी वृत्तांत तथा समकालीन भौतिक अवशेष अर्थव्यवस्था को विकासमान स्थिति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मौर्य अर्थव्यवस्था जो है वो दबाव में आ रही थी। इसके अलावा विद्वानों का ये भी मानना है कि अशोक का उत्तरदायित्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था मौर्यों के पतन में, और अशोक की जो कुछ नीतियां हैं उनको उन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी माना है।
और इस संबंध में अशोक की आलोचना ये विद्वान दो आधारों पर करते हैं। पहला है, अशोक की नीतियों ने ब्राह्मण असंतोष को जन्म दिया, तथा दूसरा, अशोक की धम्म नीति ने मौर्य साम्राज्य को सैनिक दृष्टि से कमजोर बना दिया। अब हम इन मतों की अगर विवेचना करें तो देखें कि अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीति है उसके संबंध में पंडित हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य की नींव को ब्राह्मण विरोधी नीति ने खोखला कर दिया और अंत में ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासन का उन्मूलन कर दिया, यानी उसको समाप्त कर दिया। लेकिन वहीं डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने इस मत का सबल खंडन किया है, यानी प्रबलता से उसका खंडन किया है और उन्होंने साबित किया है कि अशोक की धार्मिक नीति में ब्राह्मण वर्ग का कोई विरोध नहीं था। फिर हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण भी नहीं है विद्यार्थियों कि ब्राह्मणों ने संगठित होकर अशोक की नीति के खिलाफ कोई विद्रोह किया हो। इस संबंध में रोमिला थापर ने भी कहा है कि अशोक की साम्राज्यवादी नीति न तो विशिष्ट रूप से बौद्ध समर्थक थी और न ब्राह्मण विरोधी, तो इसको हम मत को महत्वपूर्ण नहीं मान सकते। एक और कारण उत्तरदायी जो ठहराया जाता है अशोक की नीति का, वह सैनिक शिथिलता। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने, साम्राज्य की शक्ति को धम्म विजय पर केंद्रित करने व अहिंसात्मक नीति का पालन करने से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इन विद्वानों का विचार है कि अशोक की शांतिवादी नीति ने मौर्य सेना को जो है अप्रशिक्षित और कमजोर और जनता की सैनिक प्रवृत्ति को शिथिल कर दिया। वहीं डॉक्टर भंडारकर के अनुसार धम्म विजय की नीति अपनाने का परिणाम आध्यात्मिक दृष्टि से शानदार होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से विनाशकारी साबित हुआ। डॉक्टर रायचौधरी के शब्दों में, साम्राज्यवादी मगध की सैनिक शक्ति कलिंग के अंतिम शोर के पश्चात अदृश्य हो गई, यानी युद्ध का परित्याग किया था अशोक ने। हमने देखा था कि धम्म विजय के अंतर्गत उसने रण विजय का परित्याग करके या भेरी घोष का परित्याग करके धम्म घोष को अपनाया था। लेकिन फिर भी अगर हम मौर्यकालीन साक्ष्यों को बारीकी से देखें तो ये विचार पुष्ट नहीं होता और इसीलिए डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री भी कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि अशोक ने सैन्य शक्ति को घटाया अथवा साम्राज्य की रक्षा व्यवस्था को कमजोर किया। यदि अशोक ने पूर्णतः अहिंसक नीति को अपनाया होता तो वे पशुओं का वध पूरी तरह बंद करा देता तथा मृत्युदंड की प्रथा को भी समाप्त कर देता, जो कि हिंसा का प्रतीक है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अपने 13वें शिलालेख में अशोक ने आठवीं यानी जो जंगली जातियां थी उनको चेतावनी देते हुए कहा है, या वह कहता है कि यदि वे अपराध करना बंद नहीं करेंगे तो कलिंग को जीतने वाली सेना उनका भी विनाश कर देगी। रोमिला थापर के अनुसार अशोक की अहिंसा ऐसी अवास्तविकतावादी नहीं थी और न ही उसकी राज विज्ञप्तियों यानी जो उसके शाही आदेश थे उससे ये पता चलता है कि उसने सेना को कमजोर बना दिया था। वहीं प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार भी कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की नीतियों की अनुपस्थिति में भी शीघ्र अथवा देर में निश्चित ही था, यानी मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की वजह से नहीं हुआ, उसके लिए बहुत सारे कारण और बहुत सारी परिस्थितियां उत्तरदायी थी, जो राजनीतिक भी थे, सैनिक भी थे, आर्थिक भी थे और व्यक्तिगत भी थे। और इसीलिए डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन की संतोषजनक व्याख्या सैनिक अकर्मण्यता, ब्राह्मण रोष, सार्वजनिक विद्रोह या आर्थिक दबाव के आधार पर नहीं की जा सकती। कारण कहीं अधिक मूलभूत थे और इनमें उपयुक्त कारणों से अधिक मौर्य जीवन का विस्तृत परिप्रेक्ष्य सम्मिलित था। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित एक विशाल मौर्य साम्राज्य, जो कि हर एक वंश में मगध के हमने देखा था उत्थान की शुरुआत होती है और नंदों तक वह बढ़ता चला जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में और अशोक के समय में वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। लेकिन जैसे कि उत्थान और पतन नियति का नियम है, आप समझते होंगे कि पहाड़ पर अगर कोई चढ़ रहा है तो पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा, वो उसे टाइम लगेगा, लेकिन वो वहाँ लंबे समय तक जितने समय रह सकता रहेगा, लेकिन जब वो उतरेगा तो बहुत तेजी गति से उतरता चला जाएगा। उसी प्रकार किसी भी साम्राज्य के उत्थान में समय लगता है, लेकिन अपनी चरम स्थिति में पहुंचने के बाद वो जब उतार उसका ढलान की तरफ होता है तो वो बहुत तीव्र गति से नीचे की ओर दौड़ता चला जाता है। तो उसी यही स्थिति हम देखते हैं, बात जो है साम्राज्य के उत्थान पतन पर भी लागू होती है। और मौर्य साम्राज्य का उत्थान में जितना ज़्यादा समय लगा, लेकिन उसका पतन लगभग 50 सालों में अशोक के बाद में होता चला गया।
तो विद्यार्थियों, ये सेकंड यूनिट जो है हमारा पूरा होता है और अगले यूनिट की शुरुआत हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।